हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब बढ़िया होगे। ठीक है, 6 PM पे हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं हर रोज, और साथ ही में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जिनसे कि आप रिवीजन कर सके। ठीक है, एंड अगर आपको, बहुत बच्चों का ये होता है कि नोट्स बनाने में हमको दिक्कत आती है, तो यही आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। और डिजी नोट्स के साथ आपको क्लासेस भी मिल जाती हैं कंपाइलेशन के फॉर्म में मंथ के एंड में। तो आप वो भी यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ सुन सकते हैं और डिजी नोट से अपना फाइनल रिवीजन कर सकते हैं, जो आपको मिलते हैं कंपाइलेशन की फॉर्म में, जो मेरे नोट्स हैं। ठीक है ना। तो किसी बच्चे ने पूछा हुआ था कि हमें कंपाइलेशन कहाँ पे मिलेगी। loggery.in पर आपको कंपाइलेशन मिल जाती है। जो वीडियो लेक्चर्स है ना, उनके साथ आपको ये नोट्स मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। एनटीए सेट्स अप पैनल ऑन नीट एलिगेशंस, रूल्स आउट अ रीटेस्ट। अब यहाँ पर एनटीए जो है, जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो नीट का सीयूटी का एग्जाम लेती है, ठीक है ना, उनको कहा गया है कि देखो आपके जो नीट के आपने मार्क्स दिए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिनको टाइम कम दिया था किसी वजह से, तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले एनटीए, हमें एनटीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, National Testing Agency. The National Testing Agency has constituted a high-powered committee led by UPSC chairperson to look into the grievances around the NEET 2024. तो NEET कौन सा एग्जाम है? जो मेडिकल का एग्जाम होता है, मेडिकल यूजी के अंदर ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, MBBS BDS ये सब के एडमिशन के लिए। तो NTA NEET इशू लिखेंगे। तो नीट की भी फुल फॉर्म लिखेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर इश्यूज है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है। एनटीए हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमिटी led by former UPSC, that is Union Public Service चेयरपर्सन। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया है, एनटीए ने एक कमिटी फॉर्म करी है, हाई पावर्ड कमिटी फॉर्म करी है। उसको कौन देखेगा? उस कमिटी को चेयरपर्सन देखेगा, चेयरपर्सन देखेगा। ठीक है ना। और चेयरपर्सन जो है वो देखेगा ग्रीवेंसेस लोगों के क्या है। सेवरल स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिमांडेड अ रीटेस्ट एलिजिंग अ क्वेश्चन पेपर लीक इन बिहार एंड अपोजिंग ग्रांट ऑफ ग्रेस मार्क्स इलॉजिकली हाई स्कोर्स। तो 720 आउट ऑफ 720 बहुत सारे बच्चों के आए हैं नीट के अंदर। ठीक है ना। और ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं जिनको पेपर लेट दिया गया है कुछ भी। और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में तो पेपर भी लीक हुआ था। सुबोध कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल एनटीए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल एनटीए, डायरेक्टर जनरल एनटीए के कौन है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए इतना ज्यादा न्यूज में है। सुबोध कुमार, सुबोध कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह। तो सुबोध कुमार सिंह जो हैं वो डायरेक्टर हैं एनटीए के। और उन्होंने क्या कह दिया कि हम रीटेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि जो ग्रीवियंस है वो 1600 स्टूडेंट से रिलेटेड है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और इनके मार्क्स में 100 to 150 मार्क्स भी ऐड करे गए हैं। तो कुछ बच्चों के 720 आउट ऑफ 720, आई थिंक 69 बच्चे हैं जिनके फुल मार्क्स बन रहे हैं, जिनको ऐसे ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। आप ऐसे कैसे ग्रेस मार्क्स दे सकते हो? देयर शुड बी सम वे टू कैलकुलेट। ठीक है। फॉलोइंग रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट एनटीए विल टेक टाइम बाउंड एक्शन। तो ये टाइम बाउंड एक्शन लेंगे। ठीक है। एंड यूपीएससी के चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जो है, वो है मनोज सोनी, मनोज सोनी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मनोज सोनी है। ठीक है। जो करंट यूपीएससी के चेयरमैन है वो मनोज सोनी है। ठीक है। is the current UPSC chairman took over the chairman of UPSC on April this, replacing प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, मैं चेक कर रही थी कि मैं सही बता रही हूँ ना। तो ये दोनों चेयरपर्सन, एनटीए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एनटीए क्या है? हाई पावर्ड कमिटी है। सॉरी, एनटीए ने हाई पावर्ड कमिटी बिठाई है, यूपीएससी चेयरमैन उसको हेड करेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए कौन है? सुबोध कुमार सिंह। यहाँ से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस निकल रहे हैं।
The Congress Working Committee unanimously adopted a resolution on Saturday asking Rahul Gandhi to become अब leader of opposition जो है कौन बनेंगे leader of opposition पूछा है वैसे almost यही बनेंगे leader of opposition in 18th लोक सभा 18th लोक सभा इज राहुल गांधी है ना कौन बना है राहुल गांधी ठीक है जी तो ये भी पता होना चाहिए ये सारे मतलब पोजीशंस हैं अभी तो लॉ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ये सारे रटने पड़ेंगे पुणे कार क्रैश तो पुणे कार क्रैश वाला है ये एनएल सैट के जो आंसर राइटिंग वाले लीगल क्वेश्चंस हैं उसमें ये प्रोपोजिशन आ सकता है तो ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना कि ठीक है कि लोगों ने पहले तो पुणे वाला इंसिडेंट इटसेल्फ फिर जो उनका जो रिजॉर्ट था उसके ऊपर अटैक किया और ये सब किया तो क्या ये सही है जो पहले हुआ वो और जो अब हो रहा है वो तो ये एनएल सैट वालों के लिए एनएलएसआईयू बैंगलोर अगर कोई एनएलएसआईयू बैंगलोर वाला है तो ज़रूर बता के जाना इन द कमेंट सेक्शन नहीं तो फिर मैं ये न्यूज़ जो है फिर नहीं डिस्कस करूंगी अगर कोई नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं इसरो सेट फॉर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल व्हीकल ठीक है अब इसरो ने क्या करना है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट इसरो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल व्हीकल तो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट करना है किसका रीयूजेबल व्हीकल का किसका रीयूजेबल व्हीकल का टेकिंग रीयूजेबल एक मिनट इसको दोबारा लिखेंगे Taking its reusable launch vehicle program one step closer to the reality, ISRO is all set to carry out the third and final RLV landing experiment. तो यहाँ पे लिखेंगे ISRO to carry out third and final RLV landing experiment. ठीक है RLV क्या है RLV इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बार बार एक ही व्हीकल को लॉन्च के लिए यूज कर सके तो उसका जो है थर्ड और फाइनल जो एक्सपेरिमेंट है वो इसरो करने वाला है इसरो की फुल फॉर्म क्या है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है स्पीकिंग टू द नो अबाउट द अपकमिंग टेस्ट मिस्टर US यूनी कृष्णन नैयर डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये ओनली क्लैट वालों को पता होना चाहिए कि कौन है डायरेक्टर ऑफ विक्रम स्पेस सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ठीक है ओनली क्लैट डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दैट इज S यूनी कृष्णन ठीक है S यूनी कृष्णन ओनली क्लैट पीपल नीड टू नो और किसी के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा सेट माइंडनेस मिशन रीडाइनेस रिव्यू हेल्ड ऑन फ्राइडे क्लियर द मिशन सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस टू एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज अब ये कहाँ पर होगा ये सबको पता होना चाहिए कहाँ पर होगा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एट चित्रदुर्गा कर्नाटका तो चित्रदुर्गा कर्नाटका में ये जो है वहां पर ये टेस्ट रेंज बनी है वहां से टेस्टिंग होगी RVL Lex missions involve taking an unmanned winged prototype Christian Pushpak to a designated height and releasing it to land safely under varying तो पुष्पक जो है उसको लेके जाएंगे ठीक है ना मिशन इन्वॉल्व्स taking prototype Pushpak and releasing it from a certain height तो यहाँ पर क्या है पुष्पक जो है वो है इसका नाम जो है विल कैरी एट अ हाइट ऑफ सो एंड सो हेलीकॉप्टर छोड़ेगा तो पुष्पक है प्रोटोटाइप का जो नाम है ठीक है दिस इज इम्पॉर्टेंट पुष्पक ठीक है ना तो रीयूजेबल व्हीकल का द VSS एट थुम्बा वॉज रिस्पॉन्सिबल अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट तो विक्रम साराभाई सेंटर जो था एट थुम्बा रिस्पॉन्सिबल फॉर
डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ पुष्पक। ठीक है ना, डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये रिस्पॉन्सिबल थे। इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट अंडर RLVTD द इसरो विल यूज एन अनमैन्ड ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल, द व्हीकल यूज्ड विल बी 1.6 टाइम। जो नेक्स्ट टेस्ट स्टेज ऑफ टेस्ट है उसमें क्या करने वाले हैं कि ऐसे ही एक बहुत बड़ा व्हीकल यूज करेंगे और उसको इट विल बी प्लेस्ड इन 400 किलोमीटर ऑर्बिट अराउंड अर्थ यूजिंग अ GSLV। दिस मिशन इज एक्सपेक्टेड। तो ये जो है अगेन ओनली क्लैट वालों के लिए होगा। जो नेक्स्ट स्टेज है वो ओनली क्लैट वालों के लिए लिखेंगे, तो वापस से आकर के लिख के जाएंगे। इतने पहले हम दूसरे पार्ट्स कर लेते हैं। नेबरहुड फर्स्ट टू बी शोन इन एट स्वेरिंग इन। तो मिस्टर मोदी क्या स्वेरिंग इन है, मतलब ही वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और कल का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज हमें पता चलेगा कि कौन पहले ऐसे बन चुका है, कितनी बार बन चुका है, ये सारी स्टोरीज जो हैं ये आएंगी। तो यहाँ पर जो इन्विटेशन दिया गया है, ठीक है ना, इन्विटेशन दिया गया है वो कौन सी पॉलिसी पे बेस्ड है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे बेस्ड है। किस चीज़ पे बेस्ड है कि नेबरहुड जो है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इमीडिएट जो पड़ोसी देश हैं उनको हम प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इनको हम हम प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीएम मोदीज स्वेरिंग इन, ठीक है, invitations sent on neighborhood first basis। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, नेबरहुड फर्स्ट बेसिस। नेबरहुड फर्स्ट बेसिस क्या होता है, प्रायोरिटाइजिंग, ठीक है ना, प्रायोरिटाइजिंग नेबर्स, ठीक है ना, जो आपके आस पड़ोस में। तो हमारे नेबर्स कौन है, उनको बुलाया गया, उनको इनविटेशन दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको बहुत ही ध्यान से सभी के नाम लिखने हैं और उनकी कंट्री लिखनी है और वो क्या पोस्ट होल्ड करते हैं, ये सब हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है मालदीव्स प्रेसिडेंट कौन है, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू। ठीक है, उसके बाद है बांग्लादेश पीएम दैट इज शेख हसीना। ठीक है, उसके बाद है श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंह। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेचल्स अहमद अफीफ। उसके बाद है पीएम ऑफ मॉरिशस दैट इज प्रविंद कुमार जुगनौथ। उसके बाद है नेपाल के पीएम दैट इज पुष्पा कमल दाहाल प्रचंडा। बीच में न्यूज आई थी कि इनको पीएम की उससे निकाल दिया गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपडेट नहीं आई क्योंकि इंडिया वाले अपने उसमें बिजी हो गए शायद। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से देश का कौन पीएम है, कौन से देश का कौन पीएम या प्रेसिडेंट है। उसके बाद भूटान के पीएम, ठीक है ना। तो ये सारे जो लोग हैं भूटान के पीएम, ये सारे लोग जो हैं ये बुलाए गए हैं। टेशरिंग टूबीगे, ठीक है ना, ये तो टूबीगे वाला तो याद है, टी शीरिंग टूबीगे मैं बीगे। पुष्पा कमल, पुष्पा वो मूवी आई थी उससे याद हो जाएगा, प्रचंडा। ठीक है, अरविंद कुमार जुगनौथ, अहमद अफीफ, ठीक है ना, फीफा से भी याद कर सकते हो, अगर फीफा लिखे और ए इधर ले जाए तो अफीफ बन जाता है। ठीक है, रनिल विक्रम सिंह, शेख हसीना, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इनवाइटेड, ये सारे इनवाइटेड थे और यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही।
ठीक है, तो ये इनवाइटेड है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, मतलब प्रायोरिटाइज करना जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो मिस्टर मोदी की पॉलिसी है, दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे बात करी गई कि मिस्टर मोदी जो है पावर में आते ही सबसे पहले देश कौन सा विजिट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिस्टर मुइजू जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट होते थे वो प्रो इंडिया होते थे, मतलब इंडिया की फेवर वाले होते थे, बट ये जो हैं ये प्रो चाइना है मुइजू। तो ये इंडिया विजिट नहीं किया इन्होंने, इन्होंने पहले विजिट किया कौन सी कंट्री में? ये मालदीव्स की बात कर रहे हैं हम। इन्होंने विजिट किया सबसे पहले तुर्की और चाइना। कहाँ विजिट किया? तुर्की और चाइना को जो है वो विजिट किया। अब मिस्टर मोदी कहाँ पे विजिट करते हैं? हमने कल वाले नोट्स में पढ़ा था कि 2014 में कहाँ गए, 2019 में कहाँ गए, अब 2024 में कहाँ जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुर्की के तो ये चीज़ है। ये क्लाट वाले बच्चे जो है नोट कर लें कि तुर्की के सॉरी जो मालदीव्स के पीएम प्रेसिडेंट है वो जब इलेक्ट हुए तो वो कहाँ गए, फर्स्ट कंट्री कहाँ विजिट करी उन्होंने? फर्स्ट कंट्री जो उन्होंने विजिट करी वो तुर्की और चाइना थी। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये ओनली क्लाट वालों को याद रखना है क्योंकि वहां पे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पर ये बात करें किसकी? सागर। किसकी बात करें? सागर। नहीं नहीं बेटा, वो जो गाना सुना था इंडिका वाला वो नहीं, ये कोई और सागर है, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्या बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है जी। अब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में हम बात करें तो यहाँ पर इज इंडियाज पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है ना, पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है ना, पीएम मोदी announced in 2015, although no single documentary has been published, या कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है। विजन है, आर विजन फॉर इंडियन ओशन रीजन इज रूटेड इन वासिंग कोऑपरेशन। तो बेसिकली कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन का ये कॉन्सेप्ट है सागर का, और ये पीएम मोदी ने दिया था 2015 में। इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? इसके बारे में हम इसलिए बात करें क्योंकि सागर विजन, उनका जो इन्विटेशन इनवाइट करने का एजेंडा था वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? एक तो था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, और दूसरा सागर। तो सागर क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद जयराज पाटिल बिगिंस फ्रेश हंगर स्ट्राइक फॉर मराठा कोटा। तो जयराज पाटिल जो है उन्होंने फिर से, ठीक है, मराठा कोटा के लिए हंगर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर इनका पूरा नाम लिखेंगे पहले। तो नाम है मनोज जारेंज पाटिल। देखो मनोज तो बहुत ही कॉमन नेम है तो ये आपको याद हो जाएगा। रेंज और जाब पाटिल भी बहुत कॉमन है, मनोज पाटिल, रेंज जो है जारेंज। ठीक है ना, तो इन ये क्यों कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक किस लिए? ठीक है ना, मराठा कोटा के लिए, मराठा कोटा के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं? एंड इंडेफिनेट फास्ट ऑन सैटरडे डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ draft notification that recognize all blood relatives of Maratha community members as Kunbis, an agrarian group classified as other backward classes community who are eligible for quota benefits। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांडिंग the implementation of a draft notification that recognizes all blood relatives of Maratha community members as Kunbis। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये डिमांडिंग क्या कर रहे हैं कि एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, उसमें कहा था कि जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं मराठा कम्युनिटी, देखो ठीक है ना, जो भी कुनबी हैं और मराठा हैं, जो भी कुनबी हैं और मराठा हैं, ठीक है, जो उनके ब्लड रिलेशन में भी हैं उनको भी आप
क्या मानोगे, कुणबी मराठा मानोगे, तो उनको भी आपको ओबीसी में कोटा देना पड़ेगा, ये मांग रहे हैं वो। ठीक है, मेंबर्स एज कुणबीस। अब कुणबीस कौन है, एग्रीगेरियन, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम्युनिटी है, ठीक है ना। एन एग्रीगेरियन एग्रेरियन an agrarian group classified as OBC, that is other backward classes। ठीक है ना। अब जो कुणबी कम्युनिटी है वो ऐड कर दी है ओबीसी के अंदर, उनको कोटा मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्लड वाले भी हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप कुणबी डिक्लेयर करके मराठा और कुणबी को जो है वो आप कोटा दीजिए। The Maratha quota activist fresh agitation began at 10:30 a.m. in his native village, Jalna district, despite the district administration, ठीक है, his demand include OBC status for Maratha, implementation of draft notification। तो यहाँ पर जो दूसरी एक और डिमांड है, ठीक है, ओबीसी कोटा फॉर मराठा, ओबीसी कोटा फॉर मराठास, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी सी। मिस्टर जयरंज पाटिल ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ लॉ टू बी फ्रेम फॉर आइडेंटिफाई कुणबीज एंड मराठा, वार्निंग दैट ही वुड फील्ड कैंडिडेट्स, नहीं तो वो स्टेट इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। अब एक और बात पता चली है कि इस लोकसभा इलेक्शंस में Marathas were granted reservations by BJP-led government on both occasions. Deputy Chief Minister, following तो अभी without naming specific individual, he added, it is surprising that those who opposed reservations since 1980 got maximum votes in Marathawada। ठीक है ना, जिन्होंने अपोज किया रिजर्वेशन को, उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिली हैं मराठावाड़ा रीजन में, ये बताया गया उन्होंने। अब यहाँ पर ये भी हमें पता होना चाहिए प्रीवियसली, अब यहाँ पर On February 20, the legislature passed a bill providing 10% reservation for Marathas in education and government jobs। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है कि मनोज जयराज पाटिल नाम का एक इंसान है, वो हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उनको मराठा कोटा चाहिए। उनकी दो मेजर डिमांड्स हैं, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम समझेंगे इस चीज को। उनकी दो मेजर डिमांड्स हैं। उनकी दो मेजर डिमांड्स क्या हैं? उनकी दो मेजर डिमांड्स क्या हैं? उनकी दो मेजर डिमांड्स ये हैं, एक मिनट रेड से लिखना। उनकी दो मेजर डिमांड्स ये हैं कि एक तो मराठास को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया जाए, मराठास को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि उनको कोटा मिल जाए। अब इस चीज के ऊपर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि 2024 में ही एक लॉ पास हुआ है जिसके अंदर मराठास को गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दे दी है, और इस 10% रिजर्वेशन में एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलेगी एंड आपको जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगी। तो आपको तो रिजर्वेशन मिल तो गई, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मराठास को ओबीसी डिक्लेयर करो, मतलब जो ऑलरेडी ओबीसी कोटा है उसके अंदर मराठास को डाल दो, आप ये सेपरेट 10% हमको कोटा मत दो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी मराठास को कोटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट असाइड कर दिया था कि ये सही नहीं है। तो अब इनकी डिमांड क्या है कि ओबीसी कोटा दो मराठास को, इसीलिए। तो यहां पर ये भी लिख लीजिए कि 2024 बिल पास्ड प्रोवाइडिंग कितना परसेंट कोटा, प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन फॉर मराठास इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है जी, तो ये है। अब इसके अंदर इनकी एक तो ये डिमांड है कि हमें जो है वो किस में डाला जाए, हमें वो ओबीसी कोटा में डाला जाए। हमें कहाँ डाला जाए? ओबीसी कोटा में डाला जाए, ठीक है, ना कि हमें 10% सेपरेटली दी जाए। और दूसरी इनकी डिमांड क्या है? अब इसमें आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, एक मिनट, ये दो चीजें डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंस जो है वो ये है कि महाराष्ट्र की स्टेट में रिजर्वेशन को लेकर मराठास की दो चीजें हुई, ठीक है ना। एक तो क्या किया उन्होंने, जो कुणबी थे, ठीक है, उनको तो जो कुणबी और मराठा हैं, ठीक है, उनको किस में डाल दिया? उनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया और उनको कहा कि तुमको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। बट जो ओनली मराठा हैं उनको किस में डाल दिया? उनको 10% रिजर्वेशन अलग से दे दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो डिमांड आगे हैं वो क्या है कि यहाँ पे तो जो ब्लड में रिलेशन वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनको भी कुणबी ऐड करो, उनको भी कुणबी बनाओ,
ठीक है, और उनको भी सर्टिफिकेट वगैरह दो, उनको रिजर्वेशन दो। और जो ओनली मराठा को आपने 10% दे दिया, ये गलत है, आप इनको ओबीसी में ऐड करो मराठास को। तो ये है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आगे चलेंगे, बिल टू रेस वुमेन्स लीगल मैरिज एज लैप्सेस इन लोकसभा। अब देखिए, वुमेन का जो लीगल एज है शादी करने का इंडिया में, वो 20 ईयर्स प्लस है, ठीक है ना। 20 ईयर से कम में शादी नहीं हो सकती विद द डिसोल्यूशन ऑफ 17th लोकसभा। अभी जो लोकसभा खत्म हुई है वो कौन सी है? 17th लोकसभा। अ बिल दैट एम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एज ऑफ मैरिज ऑफ मेन एंड वुमेन एट, ओ सॉरी, वुमेन की जो एज ऑफ मैरिज है वो 18 है, मेन की 21 ईयर्स है, मैंने गलत बोल दिया पहले। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 was introduced in Lok Sabha in December 2021 and was referred to the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. The bill aimed to amend the Prohibition of Child Marriage Act 2006 to increase the minimum age of marriage of women to 21 years. Under 2006 Act, a person married below the minimum age may apply for annulment within 2 years of attaining majority before 20 years of age. The bill increases this to 5 years of age. अब यहाँ पर बिल आया था, क्या आया था? बिल आया था, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल आया था 2021 में, लोकसभा में आया था, ठीक है, विच वॉज रेफर टू द कमिटी, ठीक है, और जिसमें क्या अमेंडमेंट कर रहे थे ये बात करेंगे। तो ठीक है ना, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा बिल आया? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है ना। अब इसके अंदर हैज लैप्स्ड खत्म हो गया है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा था? एम्ड टू अमेंड, ये क्या कर रहा था? एम्ड टू अमेंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? अब यहाँ पर ये बिल लैप्स हो गए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर अ पर्सन मैरिड बिलो द मिनिमम एज may apply for annulment, मैरिज खत्म करने के लिए अप्लाई कर सकता है within 2 years of attaining majority, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी चाइल्ड मैरिज हुई थी, ठीक है ना, तो आप बिफोर 20 years आप जो है अनलमेंट के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो बिल था, बिल इंक्रीज्ड दिस टू 23 years ऑफ एज एंड प्लस, ठीक है ना, गर्ल्स लीगल एज कितनी कर रहे थे? जो बिल कर रहा था वो कर रहा था 21 years, ठीक है। मतलब अगर एक लड़की की, ठीक है, शादी हो गई 17 years की एज में, तो वो मैरिज खत्म करवा सकती है बाय द एज ऑफ 20 से पहले अगर वो चाहे वो मैरिज की एज मैरिज खत्म करवा सकते हैं। ये पावर कौन देता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये बिल आया था, अमेंडमेंट आई थी, ये क्या करवाना चाहती थी कि शादी की एज लड़कियों की भी 21 years कर दो, लीगल एज ऑफ मैरिज 18 नहीं, बट ये लैप्स हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे, कोलकाता बेस्ड फिल्म मेकर मेहरून विंस लॉरेल्स एज कशिश फिल्म फेस्टिवल। The short Mehroon directed by Abu Sohe Khondekar has won laurels at the Kashish International Film Festival in Mumbai. After the film screening at Liberty Cinema in Mumbai on May 19, Khondekar 34 a Kolkata-based queer filmmaker. She is a queer filmmaker, मतलब LGBTQIA वाले जो होते हैं उनका है. Won the special jury mention for the Riyadh Wadia Award for Best Emerging Indian Filmmaker. ये award मिला उनको. She has won the Kashish Q Drishti Film Grant of 2.5 lakh in 2023 to make the film. Mehroon was highly appreciated by audience at the screening.
The filmmaker remained in anticipation that much of the movie would fall through the cracks as there was no narration and audience has to figure out the story on their own. She said the thought to title the film Mehroon came from Mehroon Nisa, the wife of Mughal Emperor Jahangir, often described as the real force that ran behind the empire. तो ये सारा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग क्या पता होना चाहिए कि कोलकाता बेस्ड तो ये है ही, हमें पता होना चाहिए मेहरून शॉर्ट फिल्म मेहरून डायरेक्टर awarded special jury mention won the special jury mention for Riyadh Wardia Award for Best Emerging Indian Filmmaker, ठीक है ना। तो बेस्ट एमर्जिंग इंडियन फिल्म मेकर ये बनी है, ठीक है ना। एमर्जिंग फिल्म मेकर का अवार्ड इनको मिला है, ठीक है ना, अपनी मूवी मेहरून के लिए, जो कि एक शॉर्ट मूवी है, ठीक है। डायरेक्टर का नाम क्या है? अब्बू सोहेल खोंडेकर, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे मिला? एट कशिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना। हेल्ड इन मुंबई, हेल्ड इन कहाँ पे हुआ है? हेल्ड इन मुंबई। अब यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? शॉर्ट फिल्म का नाम है मेहरून, ठीक है ना। स्पेशल जूरी मेंशन फॉर रियाद वाडिया अवार्ड फॉर बेस्ट इमर्जिंग इंडियन फिल्म मेकर अबू सोहेल खोंडेकर को ये मिला है कशिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि मुंबई में हुआ, वहां पर मिला है। अवार्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मूवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मूवी को किसने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवार्ड कौन से फंक्शन में मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कशिश मेहरून हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर चेन्नई इंटरनेशनल क्वीर फिल्म फेस्टिवल, इसके लिए भी नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। एसीसी अटल इंक्यूबेशन सेंटर इंक पैक टू बूस्ट स्टार्टअप्स। तो आंध्रा चेंबर ऑफ कॉमर्स हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अटल इंक्यूबेशन क्या होता है? स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टिंग के ईयर स्टार्टअप के बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पैसा कम होता है, स्टाफ भी कम होता है, आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। तो अगर आपको कोई हेल्प मिल जाए, अगर आपको कोई आउटर हेल्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है ना। तो वो आउटर हेल्प जो है ये इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर एट अन्ना यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन फाउंडेशन एम्ड एट बूस्टिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। द टाई अप वुड हेल्प बोथ पार्टनर्स टू लेवरेज देयर स्ट्रेंथ एंड रीच आउट अ वाइडर ऑडियंस। तो यहाँ पर हम बस इतना ही नोट करेंगे, आंध्रा चेंबर ऑफ कॉमर्स has signed MOU with Atal Incubation Center at Anna University Incubation Foundation, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लोकल न्यूज, स्टेट न्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इंक्यूबेशन का मैंने मतलब आपको समझा दिया है कि जब एक स्टार्टअप अपने स्टार्टिंग ईयर्स में होता है तब उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब CCI ड्राफ्ट रेगुलेशंस अटेम्प्ट टू टाइटन ग्रिप ऑन बिग टेक। तो CCI क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड, ये क्या है? प्रपोज्ड न्यू रूल्स ऑफ, ये क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लैट के लिए जो लीगल प्रपोजल्स होते हैं उसमें से देखा गया है कि ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ओके, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है प्रपोज करें न्यू रूल्स टू मॉनिटर द सेटलमेंट्स एंड कमिटमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री जाइंट्स। अब the CCI latest consultation paper and draft regulation proposes to usher in new era of transparency and accountability for the technology sector.
ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी किस सेक्टर के लिए लेकर आए हैं ये रूल्स? टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। द ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसीज फॉर टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशन ऑर्डर। ये देखेंगे इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपॉइंट करेंगे जो देखेंगे कि जो कमीशन ऑर्डर कर रहा है वो ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नाउ व्हाट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? देखो यार, कंपटीशन बहुत जरूरी है। मान लो न्यूज़पेपर जो है वो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊं तो मैं अपनी मनमानी करूंगी, कभी आऊंगी कभी नहीं आऊंगी, तंग करूंगी, है ना, बट मुझे पता है कंपटीशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे एरिया में एक ही राशन की शॉप है तो वो भैया दबा के रेट लगाएंगे, है ना, कि पता है कि यहाँ से नहीं जा सकते। बट अगर राशन वाले भैया को पता है कि साथ वाली शॉप भी राशन की है या उस एरिया में और भी राशन की शॉप्स हैं, तो वो अपना कंपटीशन मेंटेन करके रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कंपटीशन भी जरूरी है ना, कंपटीशन भी जरूरी है, तभी कंज्यूमर की जो राइट्स हैं वो सही रहती है, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो वही कर रहे हैं, तो कंपटीशन कमीशन वही करता है। अब यहाँ पे टेक सेक्टर के लिए लेकर आए, तो सबसे पहले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? proposed new rules to monitor settlements नहीं लिखेंगे, to monitor technology sector। ठीक है ना, कौन सा सेक्टर? टेक्नोलॉजी सेक्टर। और ये प्रपोजल है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? ड्राफ्ट रूल्स के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ, क्या कह रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसीज टू ओवरसी द implementation of commission's orders। ठीक है ना, कि देखें कि इम्प्लीमेंट फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे कमीशन के जो ऑर्डर है, उसके लिए क्या होगा? इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपॉइंट करी जाएंगी। द मूव एम्स टू इंश्योर इंडस्ट्री जाइंट्स adhere to their commitments and do not exploit loopholes। ठीक है, एक्सप्लॉइट ना करें किसी चीज को। द proposed regulation empower the CCI to appoint a range of independent agencies including accounting firms, management consultancies, professional organizations, individuals such as chartered accountant, company secretaries, cost accountants. The agencies will be tasked with critical responsibility of monitoring the implementation of CCI orders, ensuring that the terms of engagement are strictly followed. To maintain integrity, impartiality, agencies must confirm their independence by disclosing potential conflict of interest. The measure is designed to prevent any undue influence। तो undue influence ना हो किसी भी चीज पे, तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज अपॉइंट करने को कह रहे हैं जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंश्योर करेंगे कि जो कमीशन के ऑर्डर्स हैं वो जो हैं वो फॉलो करे जा रहे हैं। राइट, ओके, आगे चलेंगे। इट्स हैट्रिक ऑफ टाइटल्स फॉर स्वियाटेक एट रोनाल्ड गारोस। अब यहाँ पे फ्रेंच ओपन जो है इस बार का बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कोई भी जो फेमस वाले हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर कौन जीता है? पोलैंड ईगा स्वियाटेक एक्सटेंडेड हर फ्रेंच ओपन रेन ऑन सैटरडे। ओके, ये तो फीमेल्स का है। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन वुमेन का जो है वो रिजल्ट आ गया है। ठीक है, वुमेन का जो रिजल्ट है वो आ गया है। पोलैंड की ईगा, ठीक है, ईगा स्वियाटेक। तो टेक से तो टेक याद आएगा, सेविया। ठीक है, सेविया और खीर, ईगा। तो यहाँ पर जो है थ्रैश्ड वन फ्रॉम जैस्मीन। ये जैस्मिन तो तुम्हारी दोस्त का भी नाम हो सकता है, पाउलिनी। ठीक है, जैस्मिन क्या लेने गई है? पाओ लेने गई है। ठीक है, विन हर थर्ड सक्सेसिव रोलैंड गारोस टाइटल। ठीक है ना, थर्ड सक्सेसिव रोनाल्ड गारोस टाइटल। ठीक है ना। अब जैस्मिन पोलेनी जो है वो इटली की है। कहाँ की है? इटली की है। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान चाइना अग्री टू अपग्रेड कॉरिडोर। तो यहाँ पे सीपेक के लिए मिले थे, ये हम बात कर चुके हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एडवांसिंग हाई क्वालिटी डेवलपमेंट। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन देयर मीटिंग हैव अफर्म्ड कंसेंसस ऑन द अपग्रेडेशन ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
The leaders held in-depth discussion at the historic Great Hall of People in Beijing on Friday during the 5-day official visit of Mr. Sharif. The CPEC, which connects Gwadar Port in Pakistan's Balochistan with China's Xinjiang province, is a flagship project. अब यहाँ इसमें मिले हैं, तो यहाँ पर CPEC के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो CPEC के बारे में जिन्होंने पहले लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रट्टा मार के जाएंगे. ये क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है. इसके बारे में हमने इसी महीने में बात करी है, तो दोबारा मत लिखिए. सीपेक क्या है? सीपेक कनेक्ट्स. क्या करता है? सीपेक कनेक्ट्स गवादर पोर्ट इन पाकिस्तान, गवादर पोर्ट इन पाकिस्तान, बलोचिस्तान with China's Xinjiang province. ठीक है ना? तो ये किसका इनिशिएटिव है? अंडर BRI, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर चाइना हर कंट्री के साथ अपने आप को किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहता है, चाहे रोड चाहे सी, सो दैट वो ट्रेड जो है वो बढ़ा सके. तो सीपेक क्या है? सीपेक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सीपेक में गवादर पोर्ट की हमने डिस्कशन कब करी थी? मई के अंदर. गवादर पोर्ट में हमने चबाहर पोर्ट के टाइम पर डिस्कशन करी थी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का चबाहर पोर्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, और उसके ही हमें चबाहर पोर्ट डेवलप करना पड़ा, क्योंकि चाइना जो है वो गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है और चबाहर के पास है गवादर. चबाहर पोर्ट कहाँ पर है? चबाहर पोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? तो मई के अंदर ये ईरान में है. हमने इनके साथ 10 इयर्स का ऑपरेशन का अग्रीमेंट साइन किया है ऑपरेशन के लिए. हम वहाँ पे मशीनरी लेकर आएंगे पोर्ट को चलाने के लिए, चबाहर पोर्ट का. ठीक है. हमास के बारे में बात करेंगे. हमास वॉज हाइडिंग कैप्टिव्स अमंग सिविलियंस. ठीक है. तो यहाँ पर जो कैप्टिव्स, जो हॉस्टेजेस, मतलब जिनको बंधक बना के ले गया था हमास इजरायली लोगों को, उनको कहाँ पे छुपाया हुआ था? सिविलियंस के बीच में, मतलब जो आर्मी से नहीं रिलेटेड. अब कुछ मिले हैं कल इजरायली आर्मी को. उसके बाद यूनाइटेड नेशंस टू ऐड इजराइल हमास टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स दैट हार्म चिल्ड्रन. ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स में किसको डाल देंगे? इजराइल को और हमास को डाल देंगे, जो बच्चों को हार्म करते हैं उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा. तो पढ़ेंगे. द यूएन सेक्रेटरी जनरल विल टेल द सिक्योरिटी काउंसिल next week that both Israel and Hamas are violating children's rights and leaving them exposed to danger in their war to eliminate each other. Secretary General annually makes a global list of states and militias that are menacing children and threatening them. Parties on the list have ranged from Kachin Independence Army in Myanmar to last year Russia during its war with Ukraine. Now Israel is set to join. Antonio Guterres sends the list of the Security Council, and the Council can then decide whether to take action. The United States is one of the first veto-wielding permanent council members and has been reluctant to act against Israel. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? देखो, इन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि एनुअल लिस्ट निकलती है जिसके अंदर जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं उनकी लिस्ट दी जाती है. तो यहाँ पर क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशंस टू add Israel and Hamas to global list of offenders that harm children. जो बच्चों को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है जी. अब यहाँ पर ये क्या करते हैं? यूएन सेक्रेटरी जनरल विल टेल, यूएन सेक्रेटरी जनरल एनुअली, मतलब हर साल, एनुअली मेक्स अ ग्लोबल लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड militias that are and threatening them. Parties on the list have ranged from includes Russia, Kachin
इंडिपेंडेंस आर्मी इन म्यांमार, ठीक है ना। अब लिस्ट वुड बी, लिस्ट goes to Security Council and Council can decide whether to take action. अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यूनाइटेड नेशंस टू ऐड इजराइल एंड हमास टू लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स दैट हार्म चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो ऐड करते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं। ये जो लिस्ट है ये ग्लोबली बनती है, जिसमें कि बच्चों के अगेंस्ट कहाँ क्राइम हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये जो लिस्ट है किसके पास जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास। वहां पे देखते हैं कि कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना। ये लिस्ट में कौन कौन है, रशिया और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी इन म्यांमार, जहाँ कू हो रखा है, जहाँ पर मिलिट्री पावर में आ रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन बैठा है, वहां पर यूनाइटेड नेशंस बैठा है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ परमानेंट मेंबर, और उसके पास क्या पावर है, वीटो पावर है। मतलब अगर ये नो कर देगा तो कोई जितना मर्जी गैस कर ले, कुछ नहीं हो सकता है। और इस साल किनको ऐड किया जा रहा है, हमास को ऐड किया जा रहा है, जो गाजा में रूल करती है, जो इसराइल पे अटैक जिन्होंने किया था। और जब इसराइल पे अटैक किया, फिर हमास पे इन्होंने गाजा में अटैक किया, तो कहते दोनों ने ही बहुत गलत गलत काम किए हैं, तो इसलिए हम दोनों को ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अपोलो 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 8 एस्ट्रोनॉट विलियम एंड्रीज डाइज इन अ स्मॉल प्लेन क्रैश एट 90। William Andrews, the former US astronaut who took the historic Earthrise photo from space over 55 years ago, died in a plane crash on Friday at the age of 90, his family said. Andrews has been piloting a small plane which crashed off the coast of Washington state on Friday morning, his son told the media. तो खुद ही एक चला रहे थे प्लेन, आई थिंक उसमें उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर हमें विलियम एंड्रीज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल। तो विलियम एंड्रीज कौन है, विलियम एंड्रीज एक यूएस एस्ट्रोनॉट है। विलियम एंड्रीज एक यूएस एस्ट्रोनॉट है। टुक अर्थराइज फोटो फ्रॉम स्पेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कौन है, विलियम एंड्रीज, अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट, अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना। तो ये हमें तीनों चीजें याद रखनी है। अब आगे चलेंगे। दानिश लीडर मेट फ्रेडरिक्सन सफर्ड लाइट विप्लैश इन असॉल्ट। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन जो है उनको मारा पीटा गया थोड़ा सा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि डेनमार्क की जो पीएम है वो कौन है। ये मारने पीटने वाला स्टेप ज्यादा ही नहीं हो गया, लोग हाथ ज्यादा उठाने लगे। मेट, ठीक है, मेट फ्रेडरिक सेन रिक फ्रेडर। आगे चलेंगे। यूएस डिस्ट्रॉयज ड्रोन्स एंड मिसाइल्स इन हूथी कंट्रोल्ड येमेन, ठीक है ना। तो येमेन में कौन सी मिलिटेंसी बैठी है, हूथी बैठे हैं। जैसे गाजा में हमास बैठी है, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे चलेंगे। द प्री डॉन आवर्स ऑन जून। अब यहाँ पर ये जो है थोड़े लंबे नोट्स बनेंगे, किसके, चाइना वाले के, जो मून वाले हैं, ठीक है। चलो पढ़े इसको। इन द प्री डॉन आवर्स ऑफ जून 4 अ स्मॉल स्पेसक्राफ्ट बेयरिंग लूनर सैंपल्स, लूनर मतलब मून के सैंपल्स, ठीक है, took off from the moon's far side, headed for an orbit that would bring it in contact with an orbiter waiting for it. There, the spacecraft handed over the samples to the capsule on the returner, which will bring the samples back to the Earth in 2-week journey. अब ये कौन कर रहा है, मतलब एक जन गया, एक रोबोट गया, उसने सामान उठाया, अब वापस आके उसने सामान हैंडल किया, और अब वो अर्थ की तरफ लेकर आ रहा है, ठीक है ना, रॉक सैंपल्स। Scientists will soon thus finally have access to pieces of moon soil and rocks from its far side. The China's ambitious and ongoing Chang'e 6 mission. तो ये किसका मिशन है, Chang'e 6 मिशन, Chang'e 6 मिशन। ये क्या है, लूनर मिशन, ठीक है ना। मून मिशन ऑफ चाइना, मून मिशन ऑफ चाइना, जिसके अंदर ये क्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, ब्रिंगिंग pieces of moon soil and rocks from its
फार साइड, जो दूर की साइड है मून की, वहां से फार साइड ऑफ द मून, जो अर्थ की साइड नहीं है, वहां से ये सामान लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता दें कि इसका चांग 6 क्यों नाम रखा है। चाइनाज मून मिशन कॉल्ड चैंग्स, नेम्ड आफ्टर फॉर द गॉडेस ऑफ द मून इन चाइना। गॉड ऑफ द मून का नाम क्या है, उसके नाम पर, उनके नाम पर रखा है। द चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA लॉन्च चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इन 2003 एंड द फर्स्ट चैंग्स मिशन हैपेंड इन 2007. Chang's 1 created a map of moon surface. Chang's 2 CLEP launched phase 1 of its moon mission and equipped the orbiter with a better camera. Its images were used to prepare Chang's 3 mission, lander and rover. तो इन्होंने अपना पहले चांग 1 भेजा, जो मून की फोटो खींच के लाया। चांग 2 और भी अच्छी फोटो खींच कर लाया। फिर चांग 3 के अंदर इन्होंने लैंडर और रोवर जो है उसको लैंड करा दिया, जैसे चंद्रयान 3 में हमने कराया, इन्होंने भी 3 में ही करवाया था, विच दे सक्सेसफुली अचीव्ड ऑन 2013। 10 साल पहले हमसे ये कर गए थे। स्टार्टिंग क्लेप्स फेज 2 मिशन, फिर इन्होंने क्लेप का फेज 2 मिशन स्टार्ट किया, जिसमें 2019 में चैंग 4 कैरिड द फर्स्ट लैंडर एंड रोवर टू डिसेंड ऑन द मून फार साइड एंड एक्सप्लोर दिस मोर। तो पहले इन्होंने नॉर्मली मून पे लैंड करवाया था, फिर इन्होंने फार साइड पे लैंड करवाया, और फेज 3 में चैंग 5 मिशन इन लेट 2020 डिप्लॉयड लैंडर ऑन द मून्स नियर साइड। तो ये इनका जो है वो रहा है। तो जो बच्चे क्लास से रिलेटेड नहीं है उनको याद रखना है कि चैंग 6 जो है, मैंने चैंग 6 के स्पेलिंग सही लिखे हैं, चैंग चेंज, अच्छा ये चेंज ही बन रहा है, तो ये तो इजी होगा ना। हमने इसका चैंग क्या लिया, चेंज 6, ठीक है ना, बदलाव 6, ठीक है। अब यहाँ पे बदलाव 6 जो है, तो चेंज 6 मिशन जो है वो आपका चाइना का है, ठीक है ना। अब ये क्या लेकर आएगा, सॉइल एंड रॉक्स लेकर आएगा, ठीक है। अब चाइना ने ये जो है ओनली क्लैट है, ओनली क्लैट वाला क्वेश्चन है कि इसका नाम चेंज क्यों रखा। चेंग नेम्ड फॉर गॉडेस ऑफ मून इन चाइनीज माइथोलॉजी, ठीक है जी। ये ओनली क्लैट वाले याद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये किसने लॉन्च किया, चाइनीज स्पेस एजेंसी, ये सब याद रखेंगे कि चाइनीज स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दैट इज CNSA, ठीक है ना। अब इनका पूरा प्रोग्राम का वो जो हिस्ट्री है वो दिया हुआ है, जो अगेन ओनली फॉर क्लैट है, ठीक है ना। आज 2 क्वेश्चंस हम ओनली फॉर क्लैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास करेंगे, बाकी सबको याद रखना है, और कि ये वाले पार्ट, ठीक है ना, और ये वाला भी ओनली फॉर क्लैट है। चलो आगे चलेंगे। द हेल्थ मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर वर्किंग ऑन मेजर्स एम्ड एट अलाउइंग पेशेंट्स to as quality health care swiftly and with reduced out of pocket expenditure। तो यहाँ पर क्या लेके आ रहे हैं, नेशनल हेल्थ, क्या लेकर आ रहे हैं, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ठीक है। अब नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जो है वो क्या है, ये किसका इनिशिएटिव है, हेल्थ मिनिस्ट्री along with the insurance regulatory and development authority of India, that is IRDAI, are working on measures aimed at allowing patients to assess quality हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर जो है उसको आराम से असेस कर पाएँ हेल्थ मिनिस्ट्री और ये IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, जो इंश्योरेंस का सारा सिस्टम देखते हैं इंडिया में, वो लेकर आ रहे हैं ये, और इनका काम है कि इक्वालिटी हेल्थ केयर असेस करवा सके लोगों को। द मिनिस्ट्री IRD आर लॉन्चिंग द नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, क्या लॉन्च कर रहे हैं, NHCX, ये यहाँ पर ही लिख लेंगे, ठीक है ना, आर लॉन्चिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये क्या है,
अब यहाँ पर NHCX क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म which will which will bring together insurance companies, healthcare service sector, एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो मतलब इन सब को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये करने वाले हैं और इनका एम क्या है, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। यहाँ पर हमने एम लिख लिया है, ठीक है ना। कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या है ये, इसमें क्या होगा कि जो इंश्योरेंस देते हैं, इंश्योरेंस क्या है कि मान लो आप बीमार हो गए, आपने इंश्योरेंस ले रखी है, तो वो कहेंगे 5 लाख का खर्चा हम करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 लाख तक की। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, इंश्योरेंस वाले, जो इंश्योरेंस ले रहा है वो, गवर्नमेंट की भाई इंश्योरेंस वाले कुछ घपला न कर दें, और हॉस्पिटल हेल्थ केयर वाले वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, दैट इज NHCX, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आगे पढ़ेंगे। तो NHCX सर्व एज अ गेटवे फॉर एक्सचेंजिंग क्लेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमंग वेरियस क्लेम हेल्थ केयर। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में आप जाके इलाज करवा रहे हो, तो पैसा इंश्योरेंस वालों को किसको देना है, हॉस्पिटल वालों को देना है। कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट बीच में आएगी, अथॉरिटी की, भाई देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, ये है या नहीं, और फिर तुम हो, ठीक है ना, और फिर तुम हो जिसने इंश्योरेंस खरीदा। तो ये सारे जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। द इंटीग्रेशन विद NHCX इज एक्सपेक्टेड to enable seamless interoperability of health claim processing, enhancing efficiency, transparency। तो जो हेल्थ केयर क्लेम है, लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, इंश्योरेंस वाले कहते हैं जी हम ये डिजीज कवर नहीं करते, बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, वो चीजें जो है शायद कम हो जाएंगे। अब एक टर्म है कैशलेस क्लेम्स, ये क्या होती है, अ टाइम लाइन हैज बीन फिक्स फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ कैशलेस क्लेम। द इंश्योरेंस अथॉरिटी हैज सेड दैट ऑल कैशलेस क्लेम्स हैव टू बी प्रोसेस्ड विद इन 3 hours ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑथराइजेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल। 3 घंटे के बाद तक, यू नो, विद इन 3 hours ऑफ डिस्चार्ज, पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर गया, विद इन 3 hours जो है पेमेंट करनी पड़ेगी किसको, इंश्योरेंस वालों को। ये कैशलेस क्लेम्स हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटर हैज सेंट द इंश्योरेंस प्रोवाइडर डेडलाइन ऑफ July 31 टू पुट सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन प्लेस टू इंश्योर स्मूथ फैसिलिटेशन ऑफ लास्ट डायरेक्टिव। तो यहाँ पर हमको कौन सी टर्म समझनी पड़ेगी, हमको कैशलेस क्लेम्स, हमको ये समझना पड़ेगा कि कैशलेस क्लेम क्या है। कैशलेस क्लेम में क्या कहती है, इंश्योरेंस अथॉरिटी कहती है कि 3 घंटे, इंश्योरेंस अथॉरिटी हैज सेड कैशलेस क्लेम्स processed within 3 hours of discharge, 3 hours of receipt of discharge authorization from hospital, ठीक है ना। need to make applicable by 31st July। यहाँ पर एक और टर्म याद हो, इंश्योरेंस अथॉरिटी हैज सेड कैशलेस क्लेम शुड बी, ठीक है ना। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ये नोट्स लिखने बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप loggery.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर हम आपको डिजी नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही कंपाइले छोटे फॉर्म में है, बट इंफॉर्मेशन सारी है, देयर इज नो रेपिटेशन। इन्हीं डिजी नोट्स को हम क्लासेस में, वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ये वीडियो क्लासेस जो हैं ये 7 to 8 hours की होती हैं। जो डिजी नोट्स होते हैं वो हर महीने के वेरी करते हैं। 80 to 100 पेजेस के ये नोट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास, आपको टाइम सेव करना है तो दीज आर द नोट्स दैट यू शुड गो फॉर। आप हमारे MCQs भी बाय कर सकते हो जो loggery
bloggery.in पर अवेलेबल है एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अवेलेबल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है, PU 3 ईयर्स के लिए अवेलेबल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ भी बाय करना है bloggery.in पर जा सकते हैं। दैट्स इट, डू लाइक अवर वीडियो, डू कॉमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। कल मिलेंगे 6 बजे, बाय बाय। एंड यस, अगर आपको अपने नोट्स चेक करवाने हैं तो आप एजुगिरी पर @IamEduGiri इंस्टाग्राम पर हूँ, वहां पर आप मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।